आज हम वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। टेलीस्कोप वाला जो पार्ट है वो बाद में करेंगे, पहले ये खत्म करते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। लेट्स स्टार्ट विद वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या है देखो, तो ये हमने ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि वेव ऑप्टिक्स में क्या होने वाला है। तो बेसिकली वेव ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट लाइट इज अ वेव। ठीक है, इससे पहले क्या था, जो हमने रे ऑप्टिक्स किया है, रे ऑप्टिक्स में हर चीज़ हमने लाइट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, उसी हिसाब से हमने उसको ट्रीट किया था और उसी हिसाब से हमने पूरा रे ऑप्टिक्स का जो थ्योरी है उसी हिसाब से हमने बनाया था। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल ट्रीट लाइट एज वेव्स। ठीक है, एंड द रीज़न बिहाइंड दैट वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा क्यों है कि लाइट को हमने एज अ वेव ट्रीट करना पसंद किया। तो ये सब चीज़ें अभी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अगर हम लाइट को एज अ वेव ट्रीट करते हैं तो कैसे चीज़ें एक्सप्लेन होती है और कैसे हमें बेनिफिट भी मिलता है उसका। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझना है कि लाइट के बहुत सारे फेनोमेनास हैं। आउट ऑफ दैट only two phenomena which are of reflection and refraction, that too for paraxial rays। ठीक है, वही सब चीज़ें हम रे ऑप्टिक्स में एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, वी वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन many other phenomena which are there. For example, interference of light cannot be explained using ray optics। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है उस वो चीज़ भी आप रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज अ फेनोमेना विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय रे ऑप्टिक्स। तो ये सब चीज़ें, मोस्ट ऑफ द फेनोमेनास दैट लाइट हैज़, ठीक है, वो सब चीज़ें हम रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। एंड दैट वाज द रीज़न वी हैड टू चेंज आवर बेसिक फंडामेंटल थिंकिंग अबाउट लाइट। तो बहुत सालों से, मतलब कि ऑलमोस्ट अराउंड 200 ईयर्स, न्यूटन ने जो बताया था, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक वो आइडिया आपका चला। बट आफ्टर दैट देयर वाज अ नीड, अ नेसेसिटी फॉर चेंजिंग द फंडामेंटल आइडिया अबाउट लाइट सो दैट वी कैन एक्सप्लेन द अदर फेनोमेनास। क्योंकि इनिशियल डेज में जब न्यूटन ने लाइट के बारे में बताया था तब उसने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इन सब चीज़ों से एनकाउंटर नहीं किया था उसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बाद में डिस्कवर हुआ, और डिस्कवर होने के बाद जब देखा गया कि न्यूटन के लॉज से ये सब चीज़ें एक्सप्लेन होना पॉसिबल ही नहीं हो रहा, तो तब इट वाज डिसाइडेड कि हाँ, लेट अस शिफ्ट आवर आइडिया फ्रॉम लाइट एज अ पार्टिकल टू समथिंग एल्स। तो उस टाइम पे अगर आप देखो, अगर मैकेनिक्स में अगर आप देखो, मैकेनिक्स में हम दो ही चीज़ों को स्टडी कर रहे थे प्रिडोमिनेंटली। हमने बस एक तो पार्टिकल्स के रिगार्डिंग स्टडी किया था, दूसरा हमने वेव्स के रिगार्डिंग स्टडी किया था। ठीक है, तो मैकेनिक्स में अगर आप देखो, पूरा मैकेनिक्स पार्टिकल्स एंड वेव्स इन्हीं दो चीज़ों से बना हुआ है। तो पार्टिकल मैकेनिक्स में आपका पूरा 11 निकल गया। ठीक है, और 12th का स्टार्टिंग हमने वेव मैकेनिक्स से किया था। ठीक है, और वेव मैकेनिक्स में वेव्स का बिहेवियर कैसा है वो भी हमने देखा। ठीक है, और मेजर डिफरेंस क्या है पार्टिकल्स एंड वेव्स में वो भी हमने देखा। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर, since the only other option that we had at that point of time is light to be a wave, अगर पार्टिकल नहीं है तो वो क्या बन सकता है, और आपका वेव ही रास्ता है को ट्रीट करने का। तो जैसे ही वेव जैसा लाइट को ट्रीट किया गया, धीरे धीरे इट टर्न्ड आउट कि यू कैन एक्सप्लेन ऑल द फेनोमेनास एसोसिएटेड विद लाइट। ठीक है, तो ये जो वेव ऑप्टिक्स वाला आइडिया है दैट वाज prevalent for another 100 years। ठीक है, until we were encountering another phenomena known as the photoelectric effect। ठीक है, और उस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने फिर सब कुछ चेंज किया वापस। तो दिस इज हाउ लाइट का जो अंडरस्टैंडिंग है इसी हिसाब से आपका इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो अभी हम इस चैप्टर में वही देखेंगे कि वेव ऑप्टिक्स या लाइट एज अ वेव, उससे क्या क्या फ़ायदा हमें होगा, क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। सबसे पहले, हाँ,
तो करेंगे, पहले ये करते हैं। टेलीस्कोप तो छोटा जैसा टॉपिक है, ठीक है, तो बाद में भी करेंगे, चलेगा। So in wave optics, we treat light to be a wave rather than a particle. ठीक है। This shift in the idea came because we were unable to explain many phenomena like interference, refraction, polarization, etc. using Newton's ideas. न्यूटन के आइडियाज को अगर आप यूज करो तो these phenomena cannot be explained. तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने ट्राई नहीं किया लाइट को एज अ वेव बताने की, ठीक है। इनफैक्ट न्यूटन का जो असिस्टेंट था उसी को लगता था कि लाइट इज अ वेव एंड नॉट अ पार्टिकल, ठीक है। बट कुछ कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंटेशन जो है रिगार्डिंग वेव ऑप्टिक्स वो आया व्हेन हाइगन केम इनटू द पिक्चर, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो हाउ लाइट बिहेव्स एज अ वेव, ठीक है। ये अगर वेव जैसा बिहेव कर रहा है तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, कैसा आगे बढ़ता है, ये सब चीज़ें सबसे पहली बार हाइगन ने बताया था, ठीक है। एंड द मोमेंट ही एक्सप्लेन कि लाइट इज़ अ वेव, उसके बाद सबसे मेजर चैलेंज जो पहले आया दैट वाज टू एक्सप्लेन द phenomena of reflection and refraction using this idea, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल होता क्या है, ठीक है। एंड देन वी विल डिस्कस कि हाइगन्स प्रिंसिपल से आपका जो रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। जैसे ही वो एक्सप्लेन होगा देन वी कैन से दैट यस आवर थ्योरी इज वेल एस्टैब्लिश्ड नाउ, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो जैसे हाइगन ने अपना थ्योरी दिया, ठीक है, and he was able to explain the reflection and refraction. After that what happened, after that slowly we went into explaining interference, because interference एक wave phenomena ही होता है, ठीक है। तो उससे आसानी से वो एक्सप्लेन हो गया इंटरफेरेंस कैसे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। जैसे इंटरफेरेंस एक्सप्लेन हुआ उसी बेसिस पे उसी लाइंस पे वापस आपका डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो गया, फिर आपका पोलराइजेशन भी वेव के हिसाब से एक्सप्लेन हो गया। तो सब चीज़ इट led into a complete chain of explanations and then it was well accepted that light is a wave, ठीक है। तो सबसे पहले we will talk about Huygens principle, ये क्या बताता है देखो। तो every point on the wave front of light
behaves as a secondary behaves as a secondary source emitting secondary wavelets. The common tangent to all the secondary wavelets is gives the shape of the wavefront and direction of travel henceforth. ठीक है? So this was Huygens principle. इसको लिख लो. We will explain this using the diagram. तो आप पहले देखो. अभी देखो इसमें डायग्राम के हिसाब से देखते हैं कि ये क्या बताना चाह रहा है. अगर मान लो दिस इज अ वेव फ्रंट ऑफ लाइट, ठीक है, तो अगला वेव फ्रंट या डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल कैसा होगा वो कैसे निकालते देखो. तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे यहाँ दिस इज अ एग्जैजरेटेड डायग्राम. Every point on the wavefront of light will behave as a secondary source. ठीक है, तो ये अगर एक सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स, तो इसमें से वापस क्या होगा, स्फेरिकली आउटवर्ड लाइट बाहर निकलेगा, इसमें से भी वैसे ही निकलेगा. तो इनका भी छोटे छोटे वेव फ्रंट्स, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स रहने वाले हैं. This will also have small wave fronts spherical from the point of origin. ठीक है, तो ये हमारे क्या है, these are our secondary sources and these are our secondary wavelets. ठीक है, wavelets नहीं, बेसिकली वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट है ये, और इधर से जो निकले थे these are secondary wavelets. क्लियर है? तो वेव फ्रंट का क्या बताया था हमने, वेव फ्रंट हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था वेव्स में. वेव फ्रंट होता क्या है, wave front is locus joining all the particles having the same phase. सेम फेज मतलब एक तो टाइम उनका सेम होना चाहिए. ठीक है, मतलब सेम टाइम पे वो सोर्स से निकले भी थे. ठीक है, और उनसे कॉमन जितने भी आपके लोग पॉइंट्स ऐसे हैं जो सेम टाइम पे सोर्स से निकले थे, उनको ज्वाइन करते हुए जो आपका लोकस बनेगा उसी को हम वेव फ्रंट बोलते हैं. ठीक है, तो सेम टाइम पे निकले भी थे और
जब जहाँ पे भी पहुँचेंगे उनका फेज जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मैं एक कॉमन टेंजेंट बनाऊँ ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के ऊपर, ठीक है, कैसा बनेगा? तो इस वेव फ्रंट के बाद अगला वेव फ्रंट कौन सा है? ये। फिर वापस यहाँ से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ द लाइट वेव ट्रैवल्स फॉरवर्ड। क्लियर? हाइगन्स प्रिंसिपल यही बता रहा है कि वेव फ्रंट पे तो अभी नया जो वेव फ्रंट बना है इसके सारे पॉइंट्स विल अगेन बिहेव एज व्हाट? सेकेंडरी सोर्सेस। फिर यहाँ से आगे जाएंगे, फिर अगला वेव फ्रंट बनेगा, फिर अगला, फिर बनता जाएगा, चलता जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है देखो, पीछे की तरफ आपको नहीं देखना। ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल में वी डू नॉट टॉक अबाउट ये जो सेकेंडरी वेवलेट आपका निकला है वो आगे की तरफ ही हम बनाते हैं, ये पीछे की तरफ वाला नहीं बनाते। ठीक है, अगर पीछे की तरफ भी बनेगा तो मतलब इधर से जो आ रहा है उसको कैंसिल आउट कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ड्रॉबैक यही है, हाइगन्स प्रिंसिपल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हम यूज़ करते हैं, वी डू नॉट यूज इट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या बता रहा है, अगर आपके पास लाइट का एक वेव फ्रंट है, मान लो यहाँ से एक सोर्स निकला था, दिस वाज अ सोर्स। ठीक है, इसमें से लाइट आपका निकल के जा रहा है, ट्रैवल करता हुआ। तो ये जो सोर्स है यहाँ से आपका लाइट बाहर जा रहा है, देखो इन सारे डायरेक्शन में। दैट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये अगर उसका वेव फ्रंट है लाइट का, तो अगला वेव फ्रंट कैसा दिखेगा वो आपका हाइगन्स प्रिंसिपल से मिलता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या बता रहा है, ऑल द पॉइंट्स ऑन अ पर्टिकुलर वेव लेंथ, सॉरी वेव फ्रंट, will behave as secondary sources emitting secondary wavelets। तो यहाँ से वापस से दिस विल बिहेव एज अ पॉइंट सोर्स, यहाँ से आपके वापस सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हो गए और वेवलेट्स के। अब इनके सेकेंडरी वेव फ्रंट सारों पे कॉमन टेंजेंट अगर बनाओगे कैसा बनेगा, तो ये आपका अगला वेव फ्रंट होगा नेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट अगर ये है, सेकेंड ये होगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। फिर हाँ, सारे पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ ही पॉइंट्स लिए, ये एक्चुअल में सब पॉइंट्स, हर पॉइंट बिहेव्स एज एवरी पॉइंट विल बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, तो कुछ शेप ऑफ वेव फ्रंट्स बना के रखो, देखो उस पर भी क्वेश्चन आ ही जाता है।
तो ये आपका प्लानर हो गया वेव फ्रंट। सोर्स अगर बहुत दूर है तो आपको प्लानर वेव फ्रंट मिलता है। ये आपका डाइवर्जिंग वेव फ्रंट होगा। तो एक चीज़ तो है कि वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन जो है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर रहता है वेव प्रोपगेशन के। ये डाइवर्जिंग सिमिलरली कन्वर्जिंग भी आपका होता है। ये तो कन्वर्जिंग में क्या होगा, ये यहाँ पे वेव फ्रंट आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये शेप्स आप बना कर रखो। पहला आपका प्लानर, दूसरा डाइवर्जिंग, तीसरा कन्वर्जिंग। अगला देखो मिरर्स से कैसा होता है। तो मिरर पे अगर लाइट प्लानर गिर रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस इज बिफोर रिफ्लेक्शन, ये स्टोरी है। तो ये आपका बिफोर रिफ्लेक्शन है, लाइट आपका प्लानर जा रहा था। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ देखो, लाइट रेज आपके कन्वर्ज होंगे। तो यहाँ पे वेव फ्रंट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका डाइवर्जिंग मिरर है तो यहाँ पे लाइट रेज अगर आपके ऐसे इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएंगे, डाइवर्ज होने वाला है। तो वेव फ्रंट का शेप आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। सिमिलरली लेंस का भी देख लेते हैं। अगर एक
कन्वर्जिंग लेंस है। लाइट रेज मान लो आपके ऐसे इंसिडेंट है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे। तो कन्वर्ज होगा वापस वेव फ्रंट आपका ऐसा। सिमिलरली लास्ट लिख लो, और डाइवर्जिंग लेंस है, इंसिडेंट लाइट रेस अगर ऐसा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज वापस डाइवर्ज होंगे। यहाँ पे आपके ये कुछ कॉमन सवाल है जो आते हैं फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। शेप ऑफ वेव फ्रंट आइडेंटिफाई करना, ये आप बना के रखो। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसको प्रूफ करना है बेसिकली। हाइगन्स प्रिंसिपल से आपको एंगल आई और एंगल आर जो इक्वल होते हैं, दैट इज व्हाट यू नीड टू प्रूव। यहाँ पे देखो, मान लो एक प्लेनर वेव फ्रंट यहाँ पे आके इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। इंसिडेंट को हम रेड से दिखाते हैं, रिफ्लेक्टेड को ब्लू से दिखाएंगे। तो वी हैव planar wavefront which is incident। यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पहला जो है, वहाँ पे आपका प्लानर वेव फ्रंट जो जाएगा तो इस टाइप का रहने वाला। अब देखो, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो इधर से जो आपका वेव फ्रंट आके इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, ये वेव फ्रंट जैसे आके इंसिडेंट हुआ, सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो ये है।
ठीक है, दिस इज यार फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसको हम ए लिख देते हैं मान लो। अब जैसे ही यहाँ पे आके वेव फ्रंट गिरा, ठीक है, तो वेव फ्रंट का ये वाला पार्टिकल नाउ विल बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स, ये भी सेकेंडरी सोर्स, ये भी सेकेंडरी, सारे आपके सेकेंडरी सोर्स जैसा ही बिहेव करेंगे, ठीक है, इस पूरे प्लेनर वेव फ्रंट पे। बट इस डिफरेंस क्या है, इस सेकेंडरी सोर्स एंड रेस्ट ऑफ द सेकेंडरी सोर्स में डिफरेंस क्या है कि ये सारे सेकेंडरी सोर्स जो है इनके वेव्स किधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे अभी आगे, ठीक है, ऐसा करके। बट इसका जो वेव्स है वो किस तरफ जाएंगे, वो अपवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज़, डिफरेंस ये है। अब देखो, सबसे पहले ये पॉइंट से आपका लाइट निकलना स्टार्ट हुआ आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और ये आपके आउटवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो है जैसे यहाँ पहुँचा, अब सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम बाद क्या होगा, एक अलग अलग मिरर का पॉइंट सेकेंडरी सोर्स बनना स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे लास्ट में कौन बनेगा, ये, क्लियर। तो सबसे लास्ट में जो निकलेगा वो ये वाला होगा, सबसे पहले इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो मान लो इधर से आपका वेव निकला, कितने टाइम बाद ये पॉइंट अगर मैं बी लेता हूँ, ठीक है, दिस पॉइंट इज बी, तो बी को एक सेकेंडरी सोर्स बनने में कितना टाइम लगेगा वो देखते हैं। तो ये आपका लाइट जितना टाइम में इधर से ट्रैवल करेगा, कितना टाइम में, मान लो टी टाइम बात कर रहा है, तो ये सी टी आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो उतने ही टाइम में ए का जो वेव फ्रंट होगा वो कितना आगे बढ़ चुका होगा, ए के वेव फ्रंट को अगर आप देखोगे, ए का वेव फ्रंट उतने ही टाइम में सी टी रेडियस का बन चुका होगा। समझ में आ रहा है चीज़। ए जब सोर्स बना था तब ये पॉइंट इधर था कितना डिस्टेंस दूर, सी टी डिस्टेंस दूर, ठीक है। जब तक ये पॉइंट इधर वाला लाइट ट्रेवल करके यहाँ तक बी तक नहीं पहुँचता, ठीक है, मान लो टी टाइम बाद पहुँच रहा है, तो उतने टाइम में इसका लाइट भी कितना आगे बढ़ चुका होगा, सी टी डिस्टेंस आगे बढ़ चुका होगा। समझ में आ रहा है चीज़। इसका जो रेडियस होगा, इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस भी आपका सी इंटू टी ही होने वाला, ठीक है। तो अभी देखो, जिस इंस्टेंट बी एक सेकेंडरी सोर्स बना, ठीक है, उस इंस्टेंट ए पे सेकेंडरी सोर्स कौन से होंगे, ये वाले सारे। समझ में आ रहा है चीज़। तो ये सारे हमारे सेकेंडरी सोर्स, ये सेकेंडरी सोर्स, ठीक है, और इधर भी आपका और भी वेवलेट्स ऐसे रहेंगे, तो सब पे कॉमन टेंजेंट बनाओगे तो कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। क्लियर है चीज़। ए का इधर पहुंचा है, अगले पॉइंट का कहीं इधर पहुंच गया होगा, अगले का इधर पहुंच गया होगा, फिर ऐसा करके करते धीरे धीरे आप बी पे गिरोगे, तो सब पे कॉमन टेंजेंट अगर आप बनाओगे तो ऐसा जाएगा वो। क्लियर है चीज़। तो बेसिकली आप बी से एक टेंजेंट बनाओ ए के वेव फ्रंट पे, वही आपका कॉमन टेंजेंट बताएगा, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट अगर आपका इस तरफ इस तरीके से है और लाइट अभी फ़िलहाल आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वेव प्रोपगेशन किस तरफ होगा, परपेंडिकुलर वेव फ्रंट के। तो ये कॉमन वेव फ्रंट जो है उससे परपेंडिकुलर आपका वेव निकला, ठीक है। तो ये आपका इंसिडेंट लाइट, और ये क्या मिल गया आपका, रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। कैसा एक्सप्लेन किया हमने,
प्योरली बेस्ड ऑन हाइगन्स प्रिंसिपल। यहाँ पे हमने इलास्टिक पोल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था कि इलास्टिक पोल्यूशन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन आपका सेम होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अभी नाउ सब कुछ खत्म नहीं हुआ, देखो नाउ वी हैव टू ऑल्सो प्रूव कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट ऑल assumptions वी हैव टेकन। क्लियर है चीज? सभी एंगल्स को मार्क करते हैं, देखो इफ दिस एंगल इज आई, ठीक है, तो ये एंगल अगर आई होगा तो ये एंगल कितना होगा, ये भी आपका ये 90 माइनस आई हुआ हमारा, फिर ये भी आपका 90 है तो ये आपका क्या हो गया, आई बन गया सर, ये वाला एंगल आपका आई होगा। सिमिलरली अगर ये एंगल आपका आर है, ठीक है, ये एंगल अगर आपका आर हुआ तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस आर, ये राइट एंगल है तो ये आपका क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। समझ में आ रहा है चीज? सिमिलरली ये वाला एंगल जो है दिस इज ऑल्सो आर। अब आप क्या करो, कुछ पॉइंट्स आप मार्क करो यहाँ पे, ये सी ले लो और ये जो पॉइंट है इसको आप डी ले लो। अब ये जो ट्राइंगल्स है दोनों बने हैं यहाँ पे, एक ट्राइंगल ए सी बी और दूसरा ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप देखो यू कैन प्रूव दैट दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया देन यू विल बी ऑल्सो एबल टू कमेंट दैट एंगल आई एंड आर इक्वल। तो ना अभी आप देखो इन या इन ट्राइंगल्स को आप अलग से बना ही लो, ठीक है। तो ये आपका ए भी हो गया, ये ए सी भी हो गया, और ये ए डी भी हो गया, ठीक है। ये एंगल्स दोनों 90। अब देखो बी डी की वैल्यू कितनी है, सी टी, ठीक है, बी डी इज सी टी। ए सी भी कितना है, इसी सर्कल का रेडियस है, ये सर्कल का रेडियस कितना था, सी टी था, इसका भी सी टी ही होगा, ठीक है। तो अभी देखो साइड एंगल साइड एस एस फॉर्म एस एस के रूल से ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे ये दोनों। तो ये आपका एंगल आई और ये एंगल आर, ये भी आपके इक्वल होंगे। ए सी यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए बी इज कॉमन, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, therefore triangle ACB is congruent to triangle BDA। ना क्लियर है? तो therefore आप बोल सकते हो एंगल ABC is equal to angle BAD, ठीक है। therefore angle I equals to angle R, therefore law of reflection is proved।
ओके, ये प्रूफ बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में ये क्वेश्चन आता ही है, या तो ये या तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, इस चैप्टर का कॉमन सवाल है ये। तो यहाँ पे जैसे हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया था, लिखा हमने कम है, तो वो सब चीज़ें भी आपको लिखना पड़ेगा। दिस प्रूफ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी देखो, नाउ वी विल एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। एक्सप्लेनेशन ऑफ यहाँ पे देखो क्या होगा। इधर मान लो μ1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर μ2 है। अभी लाइट जब इंसिडेंट होगा, ये मान लो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट वेव। तभी मान लो इन पॉइंट्स पे आके इंसिडेंट हुआ, सबसे पहले पॉइंट ए जो है ये हमारा सेकेंडरी सोर्स बनेगा। तो इसको आप कोई डी पॉइंट ले लो, लेट दिस पॉइंट बी बी। ठीक है, तो सबसे पहले ए आपका सेकेंडरी सोर्स बनने वाला है। तो अब डिफरेंस क्या होगा देखो, जैसे पिछले केस में दोनों साइड हमने लाइट की स्पीड जो है वो इधर से भी जो निकल रहा था उसको भी सी लिया था, और इधर से जो आ रहा था उसको भी हमने सी लिया था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पे डिफरेंस ये होगा, पॉइंट ए जब आप सेकेंडरी सोर्स बनेगा इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी। अलग दो अलग अलग मीडियम्स है, तो इस पॉइंट का जो स्पीड रहने वाला है वो अगर v1 है, इस पॉइंट जब आगे बढ़ेगा इधर से वेव, तो वो v2 से बढ़ेगा। दोनों की स्पीड में डिफरेंस रहने वाला है। समझ में आ रहा है चीज़? तो इस मीडियम में अगर स्पीड v1 है, ठीक है, और इस मीडियम में अगर स्पीड v2 है, तो फर्क क्या होगा देखो, बाय द टाइम b बिकम्स अ सेकेंडरी सोर्स कितना टाइम लगेगा, t टाइम मान लो, ये डिस्टेंस क्या हो गया v1t। क्लियर? ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी क्या होगा, आई के बराबर ही हो जाएगा। ये नहीं, ये नहीं, दिस विल बी इक्वल टू आई। क्लियर? एक साइड का ट्रायंगल हमारा बनेगा।
उतने ही टाइम में जब तक बी आपका सेकेंडरी सोर्स बनता है, ए का वेव फ्रंट कहाँ तक पहुंच गया होगा? ए का जो वेव फ्रंट है उसका रेडियस कितना हो जाएगा देखो, दिस वुड बी इक्वल्स टू v2 टाइम्स टी। बताओ इतना समझ में आ रहा? तो भी देखो, यहाँ से जो कॉमन टेंजेंट होगा, ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट हुआ, तो ऐसा निकल रहा है। ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड, ठीक है, ये आपका वेव फ्रंट हो गया रिफ्रैक्टेड। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जैसे आपको मिला, उससे क्या करोगे आप, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका वेव निकलेगा, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये पिछले में भी आप नेमिंग करके रख लो, तो नेमिंग नहीं किया था हमने। अब देखो, ये वाला एंगल क्या है, दिस एंगल इज आर। तो ये एंगल अगर आर है, और कौन सा एंगल आर बनेगा, ये वाला भी आर ही बनने वाला है बाई जियोमेट्री। और ये जो ट्राइंगल्स हमारे पास अभी हैं, इनको आप नेम कर दो, तो इस पॉइंट को सी नेम कर दो, ठीक है। इसका भी, ये भी आपका रेडियस ही है इस सर्कल का, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल्स टू v2 t। क्लियर? तभी देखो, इन ट्राइंगल ए डी बी साइन आई कितना हो, v1t अपॉन क्या, ये भी, इन ट्राइंगल ए सी बी साइन आई कितना हो, सॉरी साइन आर कितना हो, v2t अपॉन ए बी, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अभी इक्वेशन 1/2 करो, 1/2 क्या मिलेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू v1/v2। ठीक है, आप देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसा लिखो, साइन आई अपॉन साइन आर, इसके में रिटर्न एज c/v2 अपॉन c/v1, ऐसे लिख सकते हैं। बताओ, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दिस वुड बी इक्वल्स टू μ2, और ये आपका μ1, यहाँ से क्या आएगा, μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर, ये आएगा। ये क्या प्रूफ हुआ, नेल्स लॉ प्रूफ।
कहाँ से? प्योरली बेस्ड ऑन हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन आपको करना है हो एज होमवर्क। एडी और सीबी, ठीक है, ये जो आपके बीम साइज है, इनमें रिलेशन आपको ढूंढना। ये भी आपका बहुत ही कॉमन सवाल आता है। एडी और सीबी, इनके जो बीम्स हैं, ठीक है, मतलब एडी और सीबी के लेंथ्स में क्या रिलेशन है, वो आपको निकालना है। मतलब इंसिडेंट बीम का साइज कितना होगा और रिफ्रैक्टेड बीम का साइज कितना होगा, उनमें रिलेशन आपको चाहिए। ठीक है, पैराक्शियल, यहाँ पे पैराक्शियल रे ऑप्टिक्स में ही हमने पैराक्शियल के मतलब कि एजम्पशंस लिए थे। इसमें हमें पैराक्शियल के एजम्पशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं, जनरल रिलेशन आप निकालो, नॉट द अप्रॉक्सीमेट रिलेशन। जब भी रिलेशन निकालते हैं पहले तो हम वही करते हैं ना, पहले हम जनरल निकाल के फिर उसमें से हम स्पेशल केस में अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं। इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ये भी समझ में आएगा, जैसे कि रे ऑप्टिक्स क्या बताता है आपको। रे ऑप्टिक्स ये बताता है कि दूर की चीज़ें अगर है वो आपको क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए, फोकस पे बनेगा, तो इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। So if the object is at infinity, the image is found at the focus and it is a very sharp image. That is what ray optics tells us. But ऐसा होता है कि दूर की चीज़ें आपको दिखती है, दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो भी चीज़ सीखोगे इस चैप्टर में कि वाई इज इट सो कि दूर की चीज़ें आपको दिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, although ray optics suggests the other thing, other way around. Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.